हाँ तो प्यारे बच्चों, आपने वैद्युत के चैप्टर में एक डेरिवेशन पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो डेरिवेशन आपको घटकों के आधार पर बताया गया, घटक तोड़ने की विधि से। तो बहुत से बच्चों की शिकायत थी कि घटक वाली विधि हमें समझ नहीं है। तो आज हम आपको वही डेरिवेशन दूसरी विधि के आधार पर समझा रहे हैं, जिसमें त्रिकोणमिति का एक सूत्र लगाना होगा। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझिए। तो माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो +q व -q आवेशों से मिलकर बना, जिनके बीच की दूरी 2l है, और यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k। तो द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति इस तरफ होगी या नीचे भी ले सकते हैं। तो निरक्षीय या लंबवत कह सकते हैं या अनुप्रस्थ स्थिति, इस आधार की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को बना करके इसी के आधार पर पूरी लैंग्वेज लिखेंगे। इसमें रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्र को ध्यान से देखिए। एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो +q व -q आवेशों से मिलकर बना, जिनके बीच की दूरी 2l है। यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में इस माला की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, इसके बाद तो सबसे पहले हम निकालेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र आपने पढ़ा 1/4πε0 k। हम इसमें k भी लेंगे क्योंकि हमने माध्यम का परावैद्युतांक के लिया है, इंटू q/r²। तो r का मतलब है दूरी। तो आवेश से बिंदु P तक की दूरी, यानी B बिंदु से बिंदु P तक की दूरी अर्थात bp², जहां bp² का मान अगर निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो r² प्लस l²। अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो bp बराबर r² प्लस l², या तो रूट लगा देंगे या फिर 1/2 की घात चढ़ा देते हैं। इस प्रकार से E1 बराबर 1/4πε0 के q/r² प्लस l²। अब इसकी जो दिशा होगी वो कहां होगी? बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है तो धनावेश से दूर की ओर। तो धनावेश से दूर की ओर अर्थात B बिंदु से P बिंदु की ओर होगी। तो लिख सकते हैं BP दिशा। इसकी दिशा हो जाएगी BP दिशा। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के इंटू q/, दूरी इसमें AP²। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। जितनी भुजा BP है उतनी भुजा AP, अर्थात यह एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना है। तो AP² और BP² के मान बराबर होंगे, तो हम AP² का मान भी रख सकते हैं r² प्लस l²। और इसकी दिशा देखो, तो ये आवेश कैसा है? माइनस का। तो माइनस आवेश के कारण E की दिशा आवेश की ओर होती है, तो इसकी दिशा हो जाएगी बिंदु P से A की ओर, अर्थात P दिशा में। और AP² का मान वही होगा जो BP² का था, r² प्लस l²। इस प्रकार से
E1 E2 के मान हमने ज्ञात कर दिए। तो देखते हैं कि E1 और E2 के परिमाण दोनों बराबर हैं, जितना मान इसका है उतना ही मान इसका है। तो जब दोनों परिमाण बराबर हैं तो हम इसको मान लेते हैं, माना E1 बराबर E2, जिसको हमने x माना। E1 का मान भी x और E2 का मान भी x। अब तो E1 और E2, तो E1 की दिशा ऊपर की ओर है और E2 की दिशा नीचे की ओर। इस प्रकार देखते हैं कि E1 और E2 के बीच बना कोण थीटा है, यानी कि दो वेक्टर E1 और E2 परस्पर थीटा कोण पर झुके हुए हैं। तो जब दो वेक्टर थीटा कोण पर झुके होते हैं तो इनका परिणामी हम एक समांतर चतुर्भुज विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसका परिणामी मान ज्ञात करने के लिए हम समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रयोग करेंगे। तो E1 और E2 का परिणामी मान हमने क्या मान लिया, E। इस प्रकार से जो E है ये E1 और E2 को अर्धक कर रहा है, तो इनके बीच पूरा कोण कितना था, थीटा। तो ये कोण कितना हो जाएगा, इसका आधा, अर्थात θ/2। तो अब हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो समांतर चतुर्भुज के नियम का आपने सूत्र पढ़ा होगा, R बराबर √a² + b² + 2ab cos θ। इस प्रकार से उसी के आधार पर हो जाएगा E बराबर √e1² + e2² + 2e1 e2 cos θ। अब E1 और E2 के मान हमने क्या मान लिए, x। तो E1 का मान भी x रखेंगे और E2 का मान भी x रखेंगे। तो E बराबर √x² + x² + 2x × x × cos θ। इस प्रकार से x² + x², तो जो जाएंगे तो 2x² प्लस ये जो हो गया 2x² cos θ। अब यहां पर हम cos θ का एक सूत्र खोलेंगे। तो cos θ का आपने सूत्र पढ़ा होगा, cos θ बराबर 2 cos² θ/2 -1। आप करें सर। हाँ, तो बच्चों देखिए E1 और E2 का परिणामी मान समांतर चतुर्भुज के नियम से ज्ञात करेंगे। तो E बराबर √e1² + e2² + 2e1 e2 cos θ। इस प्रकार से E1 E2 के मान रखिए x² + x² तो 2x cos θ। तो इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2x² + 2x² cos θ। अब यहाँ पर हम cos θ का एक सूत्र खोलेंगे, जिसका सूत्र होता है cos θ बराबर 2 cos² θ/2 -1। तो इसका सूत्र खोल दिया। अब इसके बाहर 2x² है, इसका हम अंदर गुणा करा सकते हैं, तो हो जाएगा 4x² cos² θ/2 - 2x²। तो 2x² प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार से बचेगा 4x² cos² θ/2। अब इसका हम पर मूल ले लेंगे तो हो जाएगा 2x cos θ/2। अब x का परिमाण हमारा कितना था, E1 या E2, जिसका मान है 1/4πε0 के q/r² + l²। और cos θ का सूत्र बोला इस चतुर्भुज OBP के आधार पर। तो cos θ बराबर पड़ा है आधार बटे कर्ण। तो आधार भुजा इसकी कितनी है, OB, जिसका परिमाण L, क्योंकि पूरी लंबाई इसकी 2L होती है, तो ये आधी लंबाई हो जाएगी 1L। और इसका कर्ण कितना है, BP, जिसका मान हमने निकाला था r² + l² का होल घात 1/2। इस प्रकार से cos θ/2 का सूत्र हो दिया L/r² + l² का होल घात 1/2। इस प्रकार देख रहे हैं कि 2qL, तो इसको आप भली बात जानते होंगे कि 2qL ये क्या है। 2qL बराबर होता है P, जिसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो 2qL बराबर P। इस प्रकार से E
बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे, अब नीचे देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल घात 1/2। तो इस पर घात 1 है और इस पर घात हाफ, तो दोनों आघातों की समान है, तो दोनों की घातों को हम जोड़ सकते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल घात हो जाएगी 3/2। इस प्रकार से मिलेगा कि जो आर क्या है, आर केंद्र से उस बिंदु P तक की दूरी थी जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, और एल द्विध्रुव की आधी लंबाई, क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई बहुत सूक्ष्म होती है, तो एल का मान आर की तुलना में बहुत कम माना जाता है। तो एल इज लेस देन आर, तो एल स्क्वायर को हम 0 मान के छोड़ देंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे आर स्क्वायर प्लस 0 पे होल घात 3/2। इस प्रकार से 3/2 हल करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे आर पर घात यहाँ बचेगी 3। इस प्रकार से ये आपका विवरण हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत शक्ति की तीव्रता। अब अभी यहाँ पर K लगा हुआ है, तो K का मान अगर हम वायु में लें तो वायु या निर्वात में K बराबर 1, इसलिए P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये अलग कर देंगे। तो P बटे आर पर घात 3, तो ये शुद्ध हो जाएगा वायु या निर्वात के लिए, और ये हो जाएगा किसी भी माध्यम के लिए। अब इसका हम आंतरिक मान रख सकते हैं 9 गुणा 10 पे घात 9 P बटे आर पे घात 3। तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता का जब निर्माण करते हैं तो उसमें आता है 2P बटे आर पे घात 3, लेकिन निरक्षीय में केवल P अपॉन आर घात 3। इस प्रकार से कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान अक्षीय स्थिति की तीव्रता की आधी हो जाती है। अब इसकी जो दिशा है, इस परिणामी मान की दिशा द्विध्रुव की अक्ष AB के समांतर, लेकिन प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होगी। तो ये दिशा इसकी AB के समांतर प्लस Q से माइनस Q की। तो आज इतना ही। आप करें स्टार्ट। हाँ, तो बच्चों देखिए E1 और E2 का परिणामी मान समांतर चतुर्भुज के नियम से ज्ञात करेंगे। तो E बराबर 2 E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू cos थीटा। इस प्रकार से E1 इंटू के मान रख दिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 2x cos थीटा। तो इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ पर हम cos थीटा का एक सूत्र खोलेंगे, जिसका सूत्र होता है cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो इसका सूत्र खोल दिया। अब इसके बाद 2x स्क्वायर, इसका हम अंदर गुणा करा सकते हैं, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार से बचेगा 4x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा 2x cos थीटा बाई 2। अब x का परिमाण हमारा कितना था, E1 या E2, जिसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा का सूत्र खुला इस तरह OBP के आधार पर। तो cos थीटा बराबर पड़ा है आधार बटे कर्ण, तो आधार भुजा इसकी कितनी है OB, जिसका परिमाण L, क्योंकि पूरी लंबाई इसकी 2L होती है, तो ये आधी लंबाई हो जाएगी 1L। और इसका कर्ण कितना है BP, जिसका मान हमने निकाला था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल घात 1/2। इस प्रकार से cos थीटा बाई 2 का सूत्र हो दिया L बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल घात 1/2। इस प्रकार देख रहे हैं कि 2QL, तो इसको आप बड़ी बात जानते होंगे कि 2QL ये क्या है, 2QL बराबर होता है P, जिसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो 2QL बराबर P। इस प्रकार से E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे, अब नीचे देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल घात 1/2। तो इस पर घात 1 है और इस पर घात हाफ, तो दोनों आघातों की समान है, तो दोनों की घातों को हम जोड़ सकते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल घात हो जाएगी 3/2। इस प्रकार से हमने देखा कि जो आर क्या है, आर केंद्र से उस बिंदु पी तक की दूरी थी जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, और एल बिंदु की आधी लंबाई, क्योंकि बिंदु की लंबाई बहुत सूक्ष्म होती है तो एल का मान आर की तुलना में बहुत कम माना जाता है। तो एल इज लेस देन आर, तो एल स्क्वायर को हम 0 मान के छोड़ देंगे। तो ई बराबर 1/4πε0 के पी बटे आर स्क्वायर प्लस 0 पे होल घात 3/2। इस प्रकार से 3/2 हल करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर 1/4πε0 के पी बटे आर का घात यहाँ बचेगी 3। इस प्रकार से ये आपका विवरण हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत शक्ति की तीव्रता। अब अभी यहाँ पर के लगा हुआ है, तो के का मान अगर हम वायु में लें तो वायु या निर्वात में के बराबर 1, इसलिए के बराबर 1/4πε0 ये अलग कर देंगे। तो पी बटे आर पर घात 3, तो ये शुद्ध हो जाएगा वायु या निर्वात के लिए, और ये हो जाएगा किसी भी माध्यम के लिए। अब इसका हम आंतरिक मान रख सकते हैं 9 × 10⁻9 पी बटे आर पर घात 3। तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता का जब निर्माण करते हैं तो उसमें आता है 2p बटे आर पर घात 3, लेकिन निरक्षीय में केवल p/r घात 3। इस प्रकार से कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान अक्षीय स्थिति की तीव्रता की आधी हो जाती है। अब इसकी जो दिशा है, इस परिणामी मान की दिशा दो दूरों की अक्ष AB के समांतर, लेकिन प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होगी। तो ये दिशा इसकी AB के समांतर प्लस Q से माइनस Q की। तो आज इतना ही, इसके बाद कल दूसरा टॉपिक है।